गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम डिम्पल पारिक, रॉयल इंटरनेशनल स्कूल से। बेटा आज हम 6th क्लास की व्याकरण पढ़ेंगे। व्याकरण के अंदर हम पढ़ेंगे वर्ण विचार। फर्स्ट लेसन जो था हमारे भाषा से संबंधित वो कंप्लीट हो चुका था। आज हम सेकंड लेसन स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है वर्ण विचार। वर्ण कहते किसे हैं बेटा? बेटा वर्ण होते हैं भाषा की सबसे छोटी जो इकाई होती है जिसके और टुकड़े ना किए जा सकते हो, उसे क्या कहा जाता है? वर्ण। जैसे कि मैं आपको समझाती हूँ कि वर्ण जैसे ए, तो ए जो शब्द है इसके और टुकड़े कर सकते हैं क्या? हम नहीं कर सकते ना। तो ये भाषा की क्या है? सबसे छोटी इकाई है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो जिसकी डेफिनेशन इसकी क्या होगी कि भाषा की वह सबसे छोटी इकाई है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हो, उसे क्या कहा जाता है? वर्ण कहा जाता है। तो जल्दी से पेज नंबर आप 30 निकाल लीजिए। मैं पढ़ना स्टार्ट करती हूँ और आपको साथ साथ समझाती भी जाऊँगी। ये मैंने आपको बता दिया पहले कि भाषा की सबसे छोटी इकाई अथवा खंड जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण या अक्षर कहलाती हैं। अब देखिए वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है? वर्णमाला। ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट है। ये पॉइंट बेटा आप जल्दी से नोटबुक निकाल लीजिए और नोटबुक के साथ में आप लिखते जाइए। वैसे आपके बुक में दे रखा है, मैं आपको निशान लगवा देती हूँ, तो आप बाद में अगर आपको अभी वीडियो के साथ में नहीं कंप्लीट कर पाएँ तो आप बुक में से कंप्लीट कर लेना। ओके, तो आपको लिखना है पहले भाषा से आपको वर्ण समझ में आ गया कि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। दूसरा है वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है? वर्णमाला। ओके, अभी समझाऊंगी आगे मैं क्या है। प्रत्येक भाषा की अपनी वर्णमाला होती है। विशेष बात क्या है कि हर कोई भाषा होती है, पंजाबी, गुजराती, मराठी जो भी है, उसकी अपनी क्या होती है? वर्णमाला होती है। हिंदी भाषा की वर्णमाला के वर्ण इस प्रकार हैं। अब हमारी जो मेन जो हमारी भाषा है, हम भारतीय हैं और हमारी राष्ट्रभाषा, हमारी राजभाषा क्या है? हिंदी है। तो हमें सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए क्या है? हिंदी। तो हिंदी की जो वर्णमाला है वह क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। अब देखिए वर्णमाला वैसे समझ में आ गया ना, कैसे लेके ग तक जो होती है वह वर्णमालों का उसे वर्णमाला कहा जाता है। लेकिन वर्णमाला के अंदर कुछ शब्द होते हैं जिनको अलग अलग रूप से वर्णित किया गया है। जैसे कि देखिए कै वर्ण में क्या आ जाएगा? कै, ख, ग, घ और लास्ट में ण। उसी प्रकार से च वर्ण में आपके ण तक आ जाएगा, ट वर्ण में भी पूरा आ जाएगा, त वर्ण में भी पूरा आ जाएगा आपके। इस तरह से सारे आपके आ जाएंगे। लेकिन लास्ट में जो है आपके अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्ण का मतलब क्या होता है? जिनको हम कहाँ से बोलते हैं? गले से जिन शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है, जैसे य, र, ल, व। तो ऐसे जो शब्द होते हैं ना वह कौन से शब्द कहलाते हैं? हमारे अंतस्थ वर्ण कहलाते हैं। अब कई शब्द ऐसे होते हैं कई वर्ण ऐसे होते हैं जिनको हमें बोलने से क्या निकलती है? ऊष्मा बाहर निकलती है। ऊष्मा यानी कि हल्की सी उसमें हमारी जोर लगता है, जो गर्मी का सा एहसास जहाँ पर होता है, ऊष्म वर्ण यानी कि ऊष्म मीन्स गर्म हवा जो मुंह से निकलती हो। जैसे कि श, त्र, है, ग, इनसे जब हम बोलते हैं तो ये कौन से वर्ण कहलाते हैं? हमारे ऊष्म वर्ण कहलाते हैं। तो ये आपके वैसे बुक में दे रखे हैं। देखो मैं आपको बता देती हूँ कि ऊष्म वर्ण कौन से होते हैं। अपने ऊष्म वर्ण आ जाएंगे अपने श, स, है, श, त्र, ग और श। ये आपके ऊष्म वर्ण हैं। और इसके अलावा अंतस्थ वर्ण जो होते हैं वह क्या होते हैं? य, र, ल और व। ये हमारे अंतस्थ वर्ण होते हैं। अब देखिए कुछ इसमें बेटा विशेष बात दे रखी है आपके इसके अंदर। आपने देखा हो तो कि स्वर तो कितने होते हैं हमारे? कितने होते हैं? 11 होते हैं ना, पढ़ा था ना अपन ने। कौन से होते हैं? ए, आ, ई, उ, ऊ और री, ए, ऐ और औ
औ, ये पूरे हमारे 11 स्वर होते हैं। अब अनुस्वार, अनुस्वार आपने देखा होगा, अनुस्वार किसे कहते हैं बेटा, बताती हूँ मैं आपको। अनुस्वार देखिए बेटा, अनुस्वार जो होती है ना वो आप जो बिंदियाँ लगाते हैं ना शब्दों के ऊपर, उसे कहा जाता है आपके अनुस्वार। जैसे कि आपके मैं कई बार बोलती हूँ ना, आपके नोट भी आपके कई बार डला हुआ रहता है कॉपी के अंदर, अनुस्वार की गलती ना करें या अनुनासिका की गलती ना करें। तो अनुस्वार है क्या? अनुस्वार बेटा है ये वाली जो बिंदी होती है ना, ये बिंदी जहाँ आप लगाना भूल जाते हो ना, इसे कहा जाता है अनुस्वार। क्या कहा जाता है इसको? इस बिंदी को, इसको कहा जाता है अनुस्वार। और दूसरा आता है अनुनासिका। अनुनासिका में कौन सी मात्रा आती है हमारे? चंद्र बिंदु, जिसे हम चंद्र बिंदु के नाम से ज़्यादा अच्छे से जानते हैं ना अपन इसको। तो ये वाली जो मात्रा होती है ना चंद्र बिंदु, इसे हम चंद्र बिंदु कहते हैं, लेकिन हिंदी के अंदर इसको क्या कहा जाता है? अनुनासिक कहा जाता है। और इसको क्या कहा जाता है? अनुस्वार कहा जाता है इसको। क्लियर? फिर है अपने विसर्ग। विसर्ग क्या होता है बेटा? विसर्ग क्या होता है? कौन सा होता है विसर्ग? ये वाले जो होते हैं ना दो अपन लिखते हैं, जैसे अंतः, अतः, तो अतः में अपन लास्ट में लगाते हैं ना ये वाले, ये इसको क्या कहा जाता है? विसर्ग। क्या कहा जाता है इसको बेटा? इसको कहा जाता है विसर्ग। उसी प्रकार से आगत ध्वनियाँ। आगत ध्वनियाँ कौन सी होती है बेटा? आगत ध्वनियाँ देखिए, अर्धचंद्र जो होता है ये वाला, ठीक है। और एक होता है आपके नुक्ता, जिसे कहा जाता है ये डॉट, सिंपल सा एक डॉट जहाँ पे बना हुआ रहता है। तो ये आपको पेज नंबर 13 पे दे रखे हैं। अगर आपको यहाँ पे जल्दी आप नहीं उतार सकते तो आपके बुक में दे रखे हैं, तो बुक में से आप ये समझ लीजिएगा कि कौन सा जो चिन्ह है वह किसका है। ओके बेटा, उसके बाद में कुछ विशेष चीज़ें इसमें दे रखी है, एक बार मैं पढ़ देती हूँ फिर समझा देती हूँ। स्वर सहित व्यंजन दिखाने के लिए हलत का प्रयोग किया जाता है, अर्थात स्वर रहित, यानी कि स्वर रहित व्यंजन दिखाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? हलत का। ये इस तरह से लगाते हैं ना अपन, हलंत लगाते हैं ना नीचे, उसका हम प्रयोग करते हैं। व्यंजनों का उच्चारण सदा स्वरों की सहायता से होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बेटा कि जो स्वर है, व्यंजनों का जो उच्चारण है वह हमेशा किसके साथ में होता है? स्वरों की सहायता से ही होता है। री स्वर का उच्चारण री की भांति किया जाता है। हम लिखते तो क्या है? री से होता है ना ये वाला री, लेकिन हम जो इसका जो उच्चारण है वह किससे करते हैं? री से। इसका उच्चारण हम री करते हैं, री नहीं करते। उसके बाद में ड और ढ, व्यंजनों का उच्चारण ड तथा ढ से भिन्न होता है, अतः उच्चारण के समय सावधान रहे, जैसे डमरू, लड़का, मेंढक, पढ़ना आदि। ड तथा ढ से शब्द प्रारंभ नहीं होते। देखो बेटा इसमें क्या लिखा हुआ है कि ढ और ढ से शब्द प्रारंभ नहीं होते हैं। नुक्ता का प्रयोग अरबी फारसी शब्दों में किया जाता है। ओके, ये वाली जो बिंदी है ना अभी बताई मैंने, ये इस बिंदी का अधिकतर प्रयोग कहाँ पर होता है? अपने अरबी और फारसी शब्दों के लिए किया जाता है। उच्चारण एवं प्रयोग के आधार पर हिंदी वर्णमाला के 2 वर्ण होते हैं। ये तो हो गया अपने इससे संबंधित अपन ने थोड़ी सी जानकारी ली जो आप पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं। अब अपन पढ़ते हैं वर्ण होते क्या हैं और इसके प्रमुख भेद कौन से होते हैं। तो वर्ण के मुख्य रूप से 2 भेद होते हैं, सब जानते हैं अपन, स्वर और व्यंजन। पहले हम स्वरों के बारे में जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद में हम व्यंजनों के बारे में जानकारी लेंगे। क्लियर बेटा? जिन वर्णों का उच्चारण अन्य ध्वनियों की सहायता के बिना किया जाता है वे स्वर कहलाते हैं। क्लियर? समझ में आया कि जिन वर्णों का उच्चारण अन्य ध्वनियों की सहायता के बिना किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? स्वर कहा जाता है। इसका उच्चारण करते समय हवा बिना रुकावट के मुंह से बाहर निकलती है। हिंदी में मूल रूप से स्वरों की संख्या कितनी होती है?
11। और कौन कौन से होते हैं वे? ए, आ, ई, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, है ना, ये सारे जो होते हैं वे क्या होते हैं? हमारे स्वर होते हैं। अब उच्चारण के समय के आधार पर स्वरों के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। उच्चारण के आधार पर स्वरों के कितने भेद बताए गए हैं बेटा? 3 भेद बताए गए हैं। पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा है प्रलुप्त स्वर। तो इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं ह्रस्व स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय यानी एक मात्रा का समय लगता है वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। और ये मुख्य रूप से कितने होते हैं? 4 होते हैं। ए, ई, ऊ और री। यानी कि ह्रस्व स्वर क्या होता है? जिसको बोलने में बहुत कम समय लगता हो। सबसे कम समय अगर जिन स्वरों को बोलने में लगता है वह कौन से स्वर कहलाएंगे? हमारे ह्रस्व स्वर। क्लियर? दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर जस्ट इससे थोड़ा सा अंतर है कि जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता हो। ह्रस्व यानी कि ह्रस्व स्वर में तो क्या लगा? एक मात्रा का समय लगता है और आपके दीर्घ स्वर में क्या होता है? उससे दुगना जहाँ पे समय लगता हो अर्थात 2 मात्रा का समय लगता हो, वे कौन से स्वर कहलाते हैं? हमारे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। और ये मुख्य रूप से संख्या में कितने होते हैं? 7 लिखा हुआ है। आ, बड़ी ई, ऊ, ए, ऐ, ओ और औ। समझ में आ गया ना? इसमें तो दीर्घ में तो क्या आएगा? ए, बोलने में समय लगा ही नहीं, ए, ई, ऊ और री। लेकिन इनको बोलने में समय लगा ना। ए बोला तो समय नहीं लगा, अपन ने बोलेंगे आ तो समय लगेगा ना। छोटी ई बोलेंगे तो समय नहीं लगेगा, लेकिन ई बड़ी ई बोलेंगे तो उसमें समय लगेगा। छोटा ऊ बोलेंगे ऊ तो समय नहीं लगेगा, लेकिन ऊ से ऊन वाला तो उसमें दुगना समय लगता है ना। तो ऐसे स्वर जिनके अंदर बोलने में क्या लगे? दीर्घ स्वर से दुगना समय लगे, वह स्वर कौन से कहलाते हैं? हमारे आपके दीर्घ स्वर कहलाते हैं। और ये मुख्य रूप से कितने होते हैं? 7। लास्ट अपने प्रलुप्त स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगे, यानी कि सबसे अधिक समय जिन स्वरों को बोलने में लगता है वह कौन से स्वर कहलाते हैं? अपने बेटा प्रलुप्त स्वर कहलाते हैं। ये स्वर को दिखाने के लिए इस तरह का प्रयोग करते हैं हम। इसके लिए इस तरह का प्रयोग करते हैं ना बेटा, आपने देखा होगा। सा रे गा मा अपन लिखते हैं और लिखते हैं, तो इसके लिए हम इस तरह के जो शब्द होते हैं या इस तरह की जो चिन्ह होते हैं इनका हम प्रयोग करते हैं। देखिए जैसे मैं बताती हूँ आपको कि जैसे अपन ने बोला ओम, तो ओ और फिर अपन ऐसे कर देते हैं ना इसके आगे और फिर लिख देते हैं मैं भी लिखते हैं तो लिखते हैं, नहीं तो नहीं लिखते, ओम करके ऐसे छोड़ देते हैं। ऐसे इस तरह के करते हैं ना। तो ऐसे जो स्वर होते हैं ना वह कौन से स्वरों की श्रेणी में आएंगे? अपने प्रलुप्त स्वर। क्लियर बेटा? तीनों स्वर के बारे में समझ में आ गया कि तीनों स्वर क्या होते हैं, कि वर्ण समझ में आ गया। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहा जाता है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण को मुख्य रूप से 2 भेद होते हैं, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। और जो स्वर होते हैं मुख्य रूप से 3 होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्रलुप्त। ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं? जिनको बोलने के अंदर बहुत कम समय लगता है, जैसे ए, ई, ऊ इत्यादि। और ये मुख्य रूप से कितने होते हैं? 4 होते हैं। दूसरा है दीर्घ स्वर, जिनको बोलने में क्या होता है? ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है, जैसे बड़ी ई, छोटा बड़ा ऊ, है ना। ये सारे जो होते हैं यानी कि जिनको बोलने में ज़्यादा समय लगता हो वह हो गया अपने दीर्घ स्वर। प्रलुप्त स्वर जिनको बोलने में और अधिक समय लगता हो, सबसे अधिक समय जिनको लगता हो वह स्वर जो होते हैं वह क्या होते हैं? प्रलुप्त स्वर की श्रेणी में आते हैं। जैसे ओम, सुनो, है ना, ये शब्द बोलते हैं अपन। राम, है ना। ओम, ये जो शब्द बोलते हैं ना जिनको बोलने में क्या होता है? बहुत अधिक समय लगता है। बहुत अधिक से मतलब है बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। हाँ, जिनको बोलने में आपके दीर्घ स्वर और ह्रस्व स्वर से ज़्यादा समय लगता है, ऐसे जो स्वर होते हैं वह कौन से स्वर की श्रेणी में आएंगे बेटा? प्रलुप्त स्वर की श्रेणी में आएंगे। क्लियर बेटा? आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं, होमवर्क की तरफ चलते हैं। होमवर्क में मैंने आपको बता ही दिया कि सबसे पहले आपको भाषा की डेफिनेशन लिखनी है, फिर आपको ये पेज नंबर 13 पे जो दे रखा है ना, स्वर, अनुस्वार, अनुनासिका, अनुनासिक और विसर्ग और आगत ध्वनियाँ, इनके बारे में लिखना है। ये सामने एज इट इज ये वाली सारणी बनानी है। फिर व्यंजन कौन से हैं वो ये वाली सारणी आपको बुक के अंदर नोटबुक में कंप्लीट करनी है। और फिर आपको लिखना है वर्ण मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और
व्यंजन। और फिर स्वर के बारे में आज अपन ने जानकारी ली, तो तीनों के ह्रस्व, दीर्घ और प्रलुप तीनों स्वरों की आपको क्या लिखनी है, डेफिनेशन लिखनी है और इसके बारे में समझाना है। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही। आगे व्यंजन जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। गुड डे, गुड बाय, टेक केयर।